हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, हम एमसीक्यू कर रहे थे। पिछले वीडियोस में मैंने सीजी टेट 2016 और सीजी टेट 2017 का एमसीक्यूज बाल विकास का मैंने करवा दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सी टेट के जो बाल विकास है 2011 के प्रश्न पत्र लेकर चल रहा हूं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज हम इस वीडियो में 3 एमसीक्यू देखेंगे जो कि बाल विकास के ही है, प्रीवियस ईयर 2011 के हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो बच्चे के जो विकास है उसको समझना सिद्धांत मतलब शिक्षक की क्या सहायता करता है? तो शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, अर्थात एक शिक्षार्थी जो है अर्थात एक बालक, उनकी जो सीखने की अधिगम शैली कैसी है उनको संबोधित करने में सहायता करता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, देखिए आपका, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन तो लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। दूसरा होगा इसका उत्तर, तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। जो लिंग से संबंधित टॉपिक है दोस्तों बाल विकास में, ये आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? देखिए, अगर इरफान खिलौनों को तोड़ता है और अंदर को उसको देखने की कोशिश करता है तो उनमें जिज्ञासु स्वभाव है ना, उसमें ललक है कुछ करने की या सीखने की, उसमें जिज्ञासा है। इसलिए उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। मतलब जब एक छोटा सा बालक इस तरह से काम कर रहा है तो हम जान जाते हैं दोस्तों कि उनका जिज्ञासा उस क्षेत्र में है, तो आगे हम उसको उसी क्षेत्र में ले जाने की कोशिश करेंगे। एक शिक्षक का यही उद्देश्य है कि वह बच्चों के उनके व्यक्तिगत रुचि है उसको ध्यान में रखकर शिक्षा दे। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 4 है दोस्तों। देखिए, प्रश्न 4 कहता है कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है या खाली स्थान की ओर। तो देखिए, क्रिस्टीना क्या करती है? क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो सीखने के लिए आकलन। तो इसमें सीखने के लिए आकलन आएगा दोस्तों। देखिए, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, है ना। तो ये दो चीज़ें अलग अलग है। ये आपको बाल विकास और शिक्षण शास्त्र में मूल्यांकन के अंतर्गत और आकलन के अंतर्गत जो टॉपिक्स है उसमें आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि देखिए, कोई भी दो विद्यार्थी अपने योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं हो सकता। तो 5वां का 4 उत्तर है दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में भिन्न होता है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो इसका देखिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 6, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है कि विषय वस्तु आधारित प्रश्न। देखिए, उत्तर इसमें रहेगा सृजनात्मक उत्तर, तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, है ना। सृजनात्मक बालक के लिए या सृजनात्मक उत्तरों के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होना चाहिए, अर्थात बच्चे उस प्रश्न के बारे में जितना ज़्यादा सोच सकते उसमें मुक्त होना चाहिए, वो सोचने के लिए फ्री होना चाहिए, उस प्रश्न के बारे में ज़्यादा सोच सके। प्रश्न ऐसे होने चाहिए बालकों के सामने। प्रश्न क्रमांक 7वां है, शिक्षार्थियों को खाली स्थान के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्या, तो देखो, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर
नहीं करना चाहिए। की पॉइंट को याद रखें दोस्तों। बहुत सारे फ्रेंड्स जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो की पॉइंट पर ध्यान नहीं देते जल्दबाजी की वजह से, जबकि की पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान देना। देखिए इसमें नहीं करना चाहिए बोला जा रहा है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने नहीं चाहिए, अर्थात याद करने संबंधित कहीं भी अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो अब उसका उत्तर नहीं रहेगा, याद रहेगा। प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट के भी दो प्रकार है दोस्तों, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव। बीच बीच में जो लिया जाता है कक्षा के दौरान वो फॉर्मेटिव है, और साल में जो लिया जाता है वो समेटिव असेसमेंट कहलाता है। तो असेसमेंट के अंतर्गत यहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है, तो उसके लिए उचित उपकरण नहीं है सत्र परीक्षा। मैंने अभी बताया दोस्तों, सत्र परीक्षा समेटिव में आता है ना। फॉर्मेटिव में कक्षा के दौरान ही उनकी रचनात्मक स्किल है उसको जानने के लिए लिया जाता है, तो सत्र परीक्षा इसका उत्तर आएगा। प्रश्न क्रमांक 9 है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को खाली स्थान देखा जाना चाहिए। तो भारतीय जो समाज है, इंडियन सोसाइटी है, वहाँ पे बहुभाषिता, आप सबको पता है दोस्तों, बहुभाषिता से भाषा समृद्ध होती है ना। तो विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। इसका उत्तर एक लगातार सीजीटेट की परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है दोस्तों, ये वाला जो प्रश्न है। तो बिल्कुल ऐसे प्रश्नों पर आप कंठस्थ रखें, ऐसे प्रश्नों को कभी आप भूले मत। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, तो विद्यार्थियों के जीवन में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद खाली स्थान होना चाहिए। तो विद्यार्थी के जीवन में जो रिक्त हो जाती है तो समुचित उपचारात्मक कार्य, है ना। जैसे मान लो हमने किसी टॉपिक को आज के कक्ष के दौरान पढ़ाया और वह उस टॉपिक को नहीं सीख पाया, तो उनके जो निदानात्मक कार्य करना जरूरी, रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत ये चीज़ें आती है दोस्तों। निदानात्मक करना चाहिए, अर्थात वह उस टॉपिक को क्यों नहीं सीख पाया, उनका रेमेडियल जरूरी है, उनका उपचार जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग उसको पुनः सिखाना जरूरी है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। देखिए प्रश्न 11 क्या कहता है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किशोरावस्था के दौरान दोस्तों। तो सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण एक किशोरावस्था के बालक में होता है, अर्थात जब बालक किशोर होता है तो वह अपने मित्रों के साथ तो उठता बैठता है ही साथ समाज के लोगों के साथ भी उठता बैठता है। कई परिवार में, स्पेशली गांव की हम बात करें दोस्तों, आप तमाम लोगों को पता होगा कि गांव में जब सामाजिक कार्य होता है, समाज में मीटिंग्स रखी जाती हैं, तो युवा वर्ग के जो लोग हैं उनको भी घर के लोग भेज देते हैं कि तेजाब बैठक ले आ जाए, ऐसा करके, है ना। तो समाज सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। अनुवांशिकता को खाली स्थान सामाजिक संरचना माना गया है। तो अनुवांशिकता एक स्थिर सामाजिक संरचना के अंतर्गत आता है। प्रश्न क्रमांक 13 है दोस्तों, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा खाली स्थान सबसे बेहतर सीख सकता है। देखिए जन्म से 2 वर्ष के दौरान इंद्रियों के प्रयोग से, है ना, एक छोटा सा बालक अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकता, वह इंद्रियों के प्रयोग से, इंद्रियां हमारे 5 होती हैं, आप सबको पता होगा दोस्तों। तो इंद्रियों के वो ये से ही कोई भी काम सीखता। जैसे एक बच्चे को स्वाद सीखना है, जब छोटा सा बच्चा है 1 साल का, तो चाय को उसको जीभ में ले जा के हम उसको चटाते हैं चाय, तो वो जानने लगता है कि वो मीठा है। किसके माध्यम से जाना, वो अपनी इंद्रिय अर्थात जीभ के माध्यम से जाना कि ये चीज़ें मीठा है। आँख के माध्यम से वो देख के जानता है कि ये चीज़ें खिलौने हैं, है ना। तो इंद्रिय के माध्यम से बालक सीखता है जन्म से 2 वर्ष। तो पियाजे के 4 सिद्धांत, 4 अवस्था बताया है, संवेदी, पूर्व, मूर्त और औपचारिक। तो ये जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था है दोस्तों संवेदी के अंतर्गत आता है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। प्रश्न क्रमांक हमारा 14 है,
निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? नहीं करता, की पॉइंट देखिए, समझ के शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता तो विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने, देखिए यहाँ फिर शब्द आया याद करना, तो जो शब्द याद करना आएगा वो उत्तर नहीं होगा, ये चीजें याद रखें बिल्कुल। प्रश्न क्रमांक 15 है, देखिए दोस्तों, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के खाली स्थान सिद्धांत से संबंध है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार अर्थात केवल अवलोकन करके जो सीखते हैं, है ना, तो वो सिद्धांत है आपका व्यवहारवादी का सिद्धांत, जिसमें हम लोगों के व्यवहार को देखते हैं कि वह कैसे व्यवहार कर रहा है, केवल व्यवहार को देख के सीखते हैं। यही कारण है कि इसको अवलोकनीय व्यवहार के सिद्धांत के तहत रखा गया है, व्यवहारवादी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? इसमें भी की पॉइंट है, उसको याद रखें। तो विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना, ये नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यदि एक बालक बेहतर तरीके से तभी सीख सकता है जब वह अपने कक्ष के समकक्ष साथ में रहे। अगर उसको अलग हम बैठा देंगे तो वो बालक नहीं सीख सकता, क्योंकि बालक जितना एक शिक्षक से सीखता है उससे कहीं ज़्यादा वो अपने मित्रों से सीखता है। प्रश्न क्रमांक 17 है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? है ना, छोटे जो स्टूडेंट है जो सीखते हैं तो पठन कठिनाई की जो लक्षण है नहीं है, की पॉइंट है दोस्तों। तो पठन जो लक्षण नहीं है तो पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ये उनके लक्षण नहीं है। एक छोटा सा बालक जो कि कक्षा दूसरी या पहली पढ़ रहा है, तो हम कभी भी उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते दोस्तों कि वह गति के साथ पढ़े, वह धारा प्रवाह के साथ पढ़े, स्पीड के साथ पढ़े। वह केवल हिज्जे करके पढ़ना जान गया तो हम कह सकते हैं कि उसको पढ़ना आ गया। हम उनसे कभी भी ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह धारा प्रवाह के साथ जैसा हम बड़े लोग पढ़ते हैं वैसा पढ़ पाए। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 18 है दोस्तों, देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बालक के लिए सही नहीं है? इसमें भी की पॉइंट है। तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन के अंतर्गत आ गया। मोटिवेशन के दो प्रकार, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा, जिसे हम अभिप्रेरणा भी कहते हैं। तो आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा, तो इसमें बात की जा रही है आंतरिक अभिप्रेरणा की, तो वे हमेशा सफल होते हैं। जरूरी नहीं है दोस्तों कि हम किसी को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित कर रहे हैं तो वो हर बार ही सफल हो, है ना। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन की खाली स्थान की ओर संकेत करता है। तो अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता की ओर संकेत करता है। इसका उत्तर हो जाएगा चौथा दोस्तों, 19 का। 20वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? तो सीखने के जो लक्षण है, व्यवहार का अध्ययन ही सीखना है, ये नहीं है, है ना। सीखना क्या है दोस्तों? लर्निंग। तो लर्निंग के बहुत सारे जो डेफिनेशंस हैं। सीखना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनुभव के परिणाम स्वरूप, सही बात है दोस्तों, हम अनुभव से बहुत कुछ सीखते हैं। व्यवहार का अध्ययन कभी सीखना नहीं होता, ये बात बिल्कुल याद रखें। इसीलिए जो है इसका नहीं माना जा सकता, ऑप्शन में बी आएगा, है ना। तो व्यवहार का अध्ययन अगर आ गया वो सीखना नहीं है। तो व्यवहार में परिवर्तन जैसे आया तो वो सीखना है। छोटी सी बात पर आप ध्यान दें, व्यवहार में होने वाला जो स्थायी परिवर्तन है वो सीखना है, ना कि व्यवहार का अध्ययन है। सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? तो देखिए, रचनावाद क्या है? दुनिया के विषय में अपने दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। रचनावाद
क्या है ना। तो रचनावादी ये बैंकिंग जो मॉडल आप पढ़ेंगे, बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल और रचनावादी मॉडल, तो उसी के अंतर्गत आपको इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। अगला है दोस्तों आपका सृजनात्मक शिक्षार्थी, वह है सृजनात्मक बालक। तो है ना, सृजनात्मक बालक है ये प्रश्न जो है। तो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ये भी प्रश्न दोस्तों सीजी टेट में शिक्षक भर्ती में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को भी आप कंठस्थ रखें। तो इसका सृजनात्मक परीक्षार्थी का जो कनची विशेषता है कि चिंतन और समस्या समाधान में वह बेहतर होता है। प्रश्न क्रमांक 23 है दोस्तों, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान का हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास, है ना। कोई भी चीज की जब अवधारणा हमारे दिमाग में बनती है तो वह मानसिक है अर्थात बौद्धिक है ना। शारीरिक जो शरीर के माध्यम से हो, लेकिन यह मानसिक की बात हो रही है अर्थात वो बौद्धिक है। ठीक है, मतलब दिमाग में जो अवधारणा बनती है तो उसको आप कहाँ से, कौन से टॉपिक से ले सकते हैं? आप स्कीम और स्कीमा वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। ये रचनावादी के अंतर्गत ही आता है आपका, तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 24 है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं तो विकास की दर में, है ना। प्रत्येक व्यक्ति का जो विकास है अलग अलग होता है दोस्तों। किसी का शारीरिक विकास ज़्यादा होगा तो किसी का मानसिक विकास ज़्यादा होगा। कोई मोटा होगा तो कोई पतला होगा। किसी की जो समझने की शक्ति है वो तीव्र होगी तो किसी की धीमी होगी। अर्थात उनके व्यक्तिगत हम बात करें तो उनके विकास की दर ही अलग अलग होती है। प्रश्न क्रमांक 25 है दोस्तों, देखिए प्रश्न क्रमांक 25 क्या कहता है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है ना। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका शारीरिक जो शरीर है स्वस्थ होना जरूरी है। यह कथन किसने दिया था या यह कथन क्या है? सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका उत्तर 3 आ जाएगा 25 का। यदि आपका शरीर ठीक है दोस्तों तो आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। अर्थात शारीरिक विकास से ही आपका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होंगी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 26। देखिए तो प्रश्न क्रमांक 26 कहता है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 प्रतिवर्ती, है ना। मानव विकास के सिद्धांत में प्रतिवर्ती का सिद्धांत नहीं आता। आप सिद्धांत पे जब पढ़ेंगे दोस्तों, अनुक्रमिकता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट और निरंतरता का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये तमाम सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसमें प्रतिवर्ती का सिद्धांत आप कहीं भी नहीं पढ़ेंगे बाल विकास में। ये चीजें याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 27 है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोगिक योजना का जो उद्देश्य है खाली स्थान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है आपका नियमित विद्यालय, है ना। नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों की शिक्षण उपलब्ध कराना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 28वां है। देखिए दोस्तों प्रश्न 28 क्या कहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है? तो सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो कि संवेदनात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला। अर्थात सीखना कहाँ संपन्न होगा? जहाँ का वातावरण सीखने के लिए उचित हो, है ना, सकारात्मक हो, शिक्षार्थियों को संतुष्ट करना। मान लीजिए हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, यदि बालक उस टॉपिक से संतुष्ट ही नहीं है, उनकी रुचि ही नहीं है, तो वह बच्चा उस टॉपिक को नहीं सीख पाएगा। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 29 है, इवोल्यूशन। देखिए मूल्यांकन की यहाँ बात की जा रही है, तो मूल्यांकन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? तो इसका उत्तर 3 है, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। या मूल्यांकन में आप पढ़ेंगे दोस्तों मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए
उपचारात्मक शिक्षण, ये तमाम चीज़ें आप पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 30 दोस्तों अंतिम प्रश्न है। तो देखिए, शिक्षार्थी जो पहले से सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़कर या जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। इसका उत्तर हो जाएगा पहला दोस्तों। अर्थात कोई भी चीज़ें हम सीख रहे हैं, मान लीजिए हमें सीखना है बाइक चलाना और हम छोटे थे तो साइकिल चलाना सीखे हैं, अर्थात पूर्व ज्ञान। साइकिल चलाना पूर्व ज्ञान है, और जो वर्तमान का ज्ञान है दोस्तों अर्थात बाइक चलाना, तो हम साइकिल चलाने की तरह ही बाइक हमें बोला जाता है कि बिल्कुल साइकिल की तरह होता है, उसमें बस थोड़ा सा अलग से उसमें अलग से पार्ट्स लगे होते हैं, तो उसको हम सीख जाते हैं, है ना। अर्थात पूर्व ज्ञान का उपयोग करके हमने वर्तमान ज्ञान ग्रहण कर लिया, इस प्रकार से हम सीखते हैं। तो ये तो रहा दोस्तों 30 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीटेट 2011 के प्रश्न को लिया गया था, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। हम प्रत्येक सीजीटेट हो या सीटेट हो, तमाम जो प्रश्न है बाल विकास के एक एक करके हम एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व कराते चलेंगे। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई क्वेश्चन पेपर विथ आंसर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।